मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने विकास परियोजनाओं से पहले बड़े पैमाने पर जमीनें खरीदी। क्या उज्जैन के बदलते नक्शे और जमीन के बढ़ते दामों का फायदा उनके परिवार को मिला, या फिर ये एक ऐसा मामला है जिसे राजनीतिक चश्मे से देखकर बेवजह विवाद बनाया जा रहा है? दरअसल इंडियन एक्सप्रेस की एक विस्तृत पड़ताल ने कई सवाल खड़े किए। ये रिपोर्ट सिर्फ जमीन खरीदने की कहानी नहीं है, बल्कि सत्ता, शहरी विकास और हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बीच के संबंधों को समझने की भी कोशिश करती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल और सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि आखिर उज्जैन इतना महत्वपूर्ण अब क्यों हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट और आज हम एक्सप्लेनर में आपको समझाएंगे मध्य प्रदेश जमीन घोटाले का वो पूरा सच। तो रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। उज्जैन सिर्फ एक धार्मिक नगरी नहीं है, आने वाले वर्षों में ये देश के सबसे बड़े धार्मिक और आर्थिक विकास केंद्रों में से एक बनने जा रहा है। साल 2028 में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होना है और इसी को देखते हुए शहर का तेजी से विस्तार भी किया जा रहा है। सरकार नई सड़कें, फ्लाईओवर, रिवर फ्रंट, औद्योगिक टाउनशिप, मेडिकल सिटी, आईटी पार्क और सैटेलाइट टाउनशिप जैसी बड़ी परियोजनाओं पर लगातार काम कर रही है। ये पूरा विकास उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत हो रहा है। किसी भी शहर में जब इतनी बड़ी परियोजनाएं आती हैं तो सबसे पहले जमीनों की कीमतों में भी जोर से तेजी आती है और यहीं से शुरू होता है वो पूरा विवाद। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का ये दावा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव, उनके परिवार और उनसे जुड़ी कंपनियों ने उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में जमीनें खरीदी। रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 137 प्लॉट खरीदे गए जो लगभग 166 एकड़ में फैले हुए हैं। यदि पुराने रिकॉर्ड भी जोड़ दिए जाएं तो परिवार के पास लगभग 335 एकड़ जमीन होने का दावा किया गया। लेकिन विवाद सिर्फ जमीन के आकार का नहीं है, विवाद उस स्थान और उस समय को लेकर है जहां और जब ये खरीदारी की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री बनने के बाद खरीदी गई जमीनों में से लगभग 111 एकड़ ऐसी जगहों पर हैं जो प्रस्तावित हाईवे और विकास परियोजनाओं के आसपास मौजूद हैं। उज्जैन इंदौर, उज्जैन नागदा, उज्जैन मैक्सी और अन्य प्रमुख कॉरिडोर के आसपास जमीन खरीदने का भी दावा किया गया। इसके अलावा कुछ ऐसी जमीनें भी बताई गई जिन्हें उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत कृषि भूमि से आवासीय और व्यावसायिक उपयोग में बदला जाना है। अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति या उसके परिवार के पास पहले से ऐसी जानकारी हो कि आने वाले वर्षों में किन इलाकों का विकास होने वाला है, तो क्या वो हितों के टकराव की स्थिति पैदा करता है? हालांकि अभी तक ऐसा कोई भी सबूत सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया है जो ये साबित कर सके कि किसी नियम का उल्लंघन हुआ है, लेकिन सवाल जरूर पैदा हो रहे हैं। अब बात करते हैं परिवार के उन सदस्यों की जिनके नाम इस रिपोर्ट में भी शामिल हैं। इनमें मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव, बेटे वैभव यादव, बहू शालिनी यादव, भाई नारायण यादव, भाई नंदलाल यादव, चचेरे भाई गोविंद यादव और नीलेश यादव समेत कई रिश्तेदारों के नाम इसमें शामिल हैं। इसके अलावा कई रियल एस्टेट कंपनियों का भी जिक्र किया गया। रिपोर्ट में ये कहा गया कि कुछ जमीनों पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और कुछ जगहों पर बिल्डरों के साथ साझेदारी भी की गई है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी समझना जरूरी है। परिवार का ये कहना है कि वो वर्षों से रियल एस्टेट कारोबार में है। उनका तर्क है कि उनका ये वैध व्यवसाय और किसी भी नागरिक की तरह उन्हें भी संपत्ति खरीदने और बेचने का पूरा अधिकार है। परिवार के सदस्यों का कहना है कि सिर्फ इसलिए कि उनका एक रिश्तेदार मुख्यमंत्री बन गया, इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरा परिवार अपना कारोबार बंद कर दे। कुछ अधिकारियों ने ये भी दलील दी है कि रिश्तेदारों के निजी व्यवसाय को सीधे सत्ता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा संवैधानिक और नैतिक सवाल खड़ा होता है। कानूनी रूप से हर चीज गलत हो ये जरूरी तो नहीं, लेकिन लोकतंत्र में पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। यही वजह है कि दुनिया भर में सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग और उनके परिवारों के व्यावसायिक हितों की लगातार जांच होती रहती है ताकि किसी भी तरह के हितों के टकराव की संभावना को कम किया जा सके। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या कोई जांच शुरू हुई है? क्या किसी एजेंसी ने कोई आरोप तय किया है? क्या किसी अदालत ने कोई टिप्पणी की है? फिलहाल इसका जवाब तो नहीं है। ये मामला अभी मुख्य रूप से एक मीडिया जांच रिपोर्ट और सार्वजनिक रिकॉर्ड्स पर ही आधारित है। इसलिए दर्शकों के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आरोप, सवाल और निष्कर्ष तीनों अलग अलग चीजें होती हैं। आरोप लगना दोष साबित होना नहीं होता है, लेकिन जब मामला किसी मुख्यमंत्री और उनके परिवार से जुड़ा हो तो पारदर्शिता की मांग स्वाभाविक हो जाती है। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय इस पूरे मामले पर विस्तृत जवाब कब देता है और आगे क्या कोई आधिकारिक जांच होती है
क्योंकि यह सिर्फ जमीनों की कहानी नहीं है, ये सवाल है सत्ता, पारदर्शिता और जनता के भरोसे का।